अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, पिछला हफ्ता 10 दिन बहुत ज्यादा हैपनिंग रहा पॉलिटिकल फ्रंट पर। हमने देखा कि ऑडियोज और वीडियोस का बहुत ज्यादा तज़किरा रहा और चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब के हवाले से जो कहा जा रहा था कि जी वो एक ऐसी ऑडियो लीक हुई है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और पता चल गया है कि जानबूझकर जनरल इलेक्शन 2018 से पहले मरियम नवाज और नवाज शरीफ को सियासी मैदान से आउट रखने के लिए उसमें उन्होंने अपना एक किरदार अदा किया, जिसका बहरहाल एक ऐसा भांडा फूटा कि फिर उसको जितना भी इस ओन गोल को कवर करने की कोशिश की गई वो ओन गोल पर ओन गोल ही होता चला गया। हुकूमत से इस वक्त कुछ सवालात जाहिर है हमारे जहन में उभरते हैं कि वो अब इस सारी ऑडियो वीडियो सैगा पर क्या इक़दामात आगे करने जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने जो एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो सवालात तो जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से उठाना चाह रही थी, लेकिन उसमें उन्होंने जल्दी में एक और ऑन गोल कर दिया जिसमें उन्होंने मान लिया कि वाकई मैं जो मीडिया सेल चलाती थी और जो ऑडियो मेरे हवाले से मार्केट में आउट हुई है वो बिल्कुल मेरी ही है। अपने तय उन्होंने मॉरल सुपीरियरिटी शो करने की कोशिश की कि जैसे साकिब निसार कहते हैं कि जोड़ तोड़ कर बनाई गई है ऑडियो और ये मेरी नहीं है, तो उन्होंने कहा जी मैं तो बहुत दलेर हूं, मैं तो मानती हूं कि मेरी है। अब इस कन्फेशन के बाद बहुत से सवालात उठते हैं। इमरान खान साहब कितने सालों से ये कहते आए हैं कि नून लीग हुकूमत मीडिया को बाकायदा कंट्रोल और मैनेज करती आई है। ये इल्जाम कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे इस तरह से नहीं लगा जिस तरह नून लीग की हुकूमत पे लगा, और अब नून लीग की हुकूमत और पीटीआई की हुकूमत के बहुत से सख्त नाकिदीन भी इस हुकूमत पर इल्जामात आयद करते हैं कि जी ये भी मीडिया का गला घोंटने की कोशिश करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमें फर्स्ट सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फेडरल फॉर इंफॉर्मेशन जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस पर जरा रोशनी डालिएगा कि सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, और जो आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि 10 अरब रुपए लगभग बांटे गए थे सहाफियों में और डिफरेंट मीडिया ग्रुप्स में, तो इस हवाले से आपकी हुकूमत क्या एक्शन लेने जा रही है? 10 अरब रुपया तो सिर्फ वफाकी हुकूमत का पैसा है। अभी इसमें जो सूबाई हुकूमतें हैं वो शामिल नहीं है, इसमें जो इदारे हैं वो शामिल नहीं है। ख़ुसूसन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जिस तरह से सहाफ़ियों के फॉरेन टूर्स को स्पॉन्सर किया वो एक अलग कहानी है। और ये सारा जो एक इंटिमिडेशन, लालच और ये पूरा अभी भी हमें नजर आता है। आप देखिए कि किस तरह से कुछ सहाफ़ी कल से ये हर चीज को एक एंगल देते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, और ये उसी नवाज़िशात का एक सिलसिला था जो कि सहाफ़ियों के ऊपर और इदारों के ऊपर थी, और ये हमारे सामने अब तो एतराफ़ की सूरत में आ गई है। पहले इल्जाम की सूरत में थी, अब एतराफ़ की सूरत में आ गई है। और आपको मालूम है कि शुरू से ही मेरा जो एम्फेसिस रहा है वो फेक न्यूज के ऊपर रहा है, और किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज एक पॉलिसी के तहत फैलाई जाती है लोगों में। मिसाल के तौर के ऊपर कल का एक इंसिडेंट लीजिए जिसमें एक ये जो फोरेंसिक जिन्होंने ये टेप बनाई जाली, ये साकिब निसार साहब की, अहमद नूरानी, उनकी एक जो एहलिया, साबिका एहलिया के ऊपर किसी में कोई झगड़ा हुआ। 3 पाकिस्तान के जो बड़े एंकर्स हैं उन्होंने, जिनमें खवातीन 2 शामिल हैं, उन्होंने ट्वीट्स की कि ये उस टेप की वजह से उसके ऊपर खातून के ऊपर हमला हुआ है। अब आज अहमद नूरानी ने बीबीसी से इंटरव्यू में ये कहा कि मेरा तो उन खातून से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना ही इस हमले का उससे कोई ताल्लुक है। आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा एक फ्रॉड है जो कि खेला गया, जानबूझ के हर जगह एक मुनज़्ज़म कैंपेन की जा रही है फौज के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ, ताकि इनको एक दबाव में लाया जाए। और इस वक्त चूंकि आखिरी फेज चल रहा है नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात का, लिहाजा जो जुडिशरी है उसके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है इस तरह की फेक न्यूज के साथ और मिस इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन दूसरी तरफ
हम इन सहाफियों के खिलाफ जो इस कैंपेन को लीड करते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस को ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, हमारे पास कानून ही नहीं है कि हम इनके खिलाफ कोई एक्शन कर सके। कैमरा के लॉ के तहत ज्यादा से ज्यादा आप 10 लाख रुपए जुर्माना कर सकते हैं, इसके बाद आप और कुछ कर ही नहीं सकते। 10 लाख रुपए इनके लिए पीनट है। और जब आप नया लॉ बनाने की बात करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि कुछ जो सेठ साहिबान हैं वो स्पॉन्सर करते हैं एहतजाज। और ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो हुकूमत में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम ऐसे एहतजाज को इग्नोर करके ये कवानीन इन्फोर्स कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। फिर हुकूमत पीछे हट जाती है और ये सिलसिला अब एक बिल्कुल ही नई और कभी सूरत इख्तियार करेगी। बिल्कुल सही। अच्छा मिनिस्टर साहब, अभी आप 10 लाख जुर्माने की बात कर रहे थे, खैर उस पर भी ये लोग स्टे लेकर आ जाते हैं, विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। और इस पे हम बाद में खैर आपसे पूछेंगे कि वो मीडिया अथॉरिटी का क्या बना, उसकी अब क्या किस्मत है आगे। लेकिन नून लीग के आपसे दो बहुत स्ट्रॉन्ग शिकवे हैं। बिलखुसूस आपसे मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक शिकवा तो ये किया कि आप चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की तर्जुमानी क्यों कर रहे हैं। वो कहती हैं उनको खुद जवाब देने दें, पीटीआई हुकूमत और फवाद चौधरी साहब क्यों उनका दिफा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि क्या आप वाकई उनका दिफा कर रहे हैं। और चलें पहले इसका जवाब दे लें, फिर आपसे दूसरा पूछते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो जस्टिस साकिब निसार साहब हों या कोई भी ये हों आपके जो जजेस जो अपना जवाब खुद नहीं दे सकते, तो उनको जानबूझ के निशाना ही एक्चुअली इसीलिए बनाया जा रहा है कि वो आगे से जवाब ना दे। अब ये पाकिस्तान में हर वकील का, हर शहरी का ये फर्ज है कि वो इन ये जो अकाउंट्स हैं इनके ऊपर एक सख्त पोजीशन ले और हक को एक्सप्लेन करे। और अब तो ये हमने नहीं, सबसे पहले तो मीडिया ने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये फ्रॉड खेले जा रहे हैं, कैसे ये हो रहा है। समा टीवी ने जो फोरेंसिक ऑडिट कराया, जाहिर है कि वो एक बड़ा अहम बात थी जिसको एक्सपोज करना फिर जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक तरफ तो ये नुक्ता नजर पाया जाता है जो आपने भी मेंशन किया, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि ये स्ट्रेट अवे जुडिशरी पर हमला है। पहले फौज और दीगर रियासती इदारों के खिलाफ होता रहा और अब अदलिया पर हो गया हमला। लेकिन वहीं पर नून लीग ये कहती है कि ये नवाज शरीफ साहब के हक में ये जो सारी एपिसोड जिसको पीटीआई हुकूमत तो मजाक समझ रही है कि ये तो एक्सपोज हो गए, लेकिन वो कहते हैं कि ये 5वीं शहादत आ गई है नवाज शरीफ साहब के हक में। पहले शौकत सिद्दीकी साहब हो गए, राना शमीम का एफिडेविट हो गया, और जो इन्होंने अभी तक अपने तई जो सबूत अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए लाते रहे हैं, तो कहते हैं कि इस पर अदालत को सो मोटो भी लेना चाहिए। इनोसेंस की शहादत सिर्फ एक है, और वो ये कि जो अपार्टमेंट्स आपके हैं उनकी रसीदें किधर। उसके अलावा आप जो मर्जी जमीन ऊपर कर दें, आसमान नीचे ले आए, आपकी कोई एविडेंस नहीं है। ये कहना जो फलानी जगह फलाना बैठा हुआ था, इन सारी चीजों को छोड़ दें। ये 5 दफा आपने जुडिशियल इंटरप्शन करने की कोशिश की, अदालती अमूर में मुदाखलत की कोशिश की। अगर आप जो शहादत आपके हाथ में आएगी वो सिर्फ एक है कि आप ये जो रसीदें हैं उन अपार्टमेंट्स की वो आपके पास हैं या नहीं, और अभी तक आप वो साबित नहीं कर पा रहे, नहीं कर सके। और फवाद चौधरी साहब, आखिर में अब इस हवाले से हुकूमत क्या इकदाम उठाने जा रही है, क्योंकि जाहिर है ये बहुत बड़ा इंकशाफ है जो कि आपने दुरुस्त फरमाया कि ये इतराफ है अब एक तरह से जो मरियम नवाज साहिबा ने कर दिया है कि वो वाकई मीडिया चैनल्स को कितने पैसे जाएंगे बगैर कोई सरकारी ओहदा रखते हुए मैनेज करती थी। तो हुकूमत क्या इस पर खामोश बैठेगी या फिर इस हवाले से कुछ करेगी? क्योंकि अगर आप लोग खामोश रहे तो इसका मतलब है कि फिर दाल में कुछ काला है, आप लोग भी साथ मिले हुए हैं नून लीग के। सबसे कुछ रिपोर्ट आ जाएगा पहले इनिशियल, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह इस पर लाजमी अगला तैयार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जुमेरात तक रिपोर्ट आ जाएगी, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की हम कोई उम्मीद रखें? उस पर आज भी बातचीत हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि देखें, मैं तो बड़ा इसके ऊपर वाज़ेह हूँ, अगर आप कवानीन नहीं बदलेंगे और ये फेक न्यूज, फेक वीडियोस को इजाजत देते रहेंगे इस तरह से, तो ये तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया बहुत बड़ा है, तो इसको लाए बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन बाकी इस वक्त चूंकि कमेटी काम कर रही है, फारूक हबीब साहब जो है इनके साथ बातचीत कर रहे हैं,
तो वो भी इंशाल्लाह अगले जुमे तक हमें को फाइनल बताएंगे कि किस तरह से और करना है। आपकी हुकूमत में क्या फर्क है फवाद चौधरी साहब, आप लोग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या आप लोग भी इसी तरह करते हैं कि जो चैनल ज्यादा रगड़ा लगाए हुकूमत को उसके एड्स बंद कर दो? ये सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअली एक डिसीजन आ गया था साकिब निसार साहब के दौर में। उसके बाद ये फॉर्मूला अब तय है कि एडवर्टीजमेंट कैसे जाती है। और हमारे दौर के मैंने जब 2018 में मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना था जी। तो मैंने तमाम एडवर्टीजमेंट जो है वो ये कर दी थी कि वो रोजाना PID की वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा कि किस चैनल को, किस अखबार को कितनी एडवर्टीजमेंट गई है। तो अब ये बिल्कुल ओपन है, वो तो आप PID की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं रोजाना के किसको क्या मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है फवाद चौधरी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे दलेर मिनिस्टर साहब जो कभी कभार जब इनको अपनी हुकूमत से भी कोई इख्तलाफ राय हो जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लिया करते हैं अपनी सोच के मुताबिक, फिर ये नहीं सोचते कि बाकी सब किस तरफ खड़े हैं। अपने प्रिंसिपल्स पर चलने वाले फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब अगले सेगमेंट में हम अपने एस्टीम्ड पैनलिस्ट से जो हमारे पास माया नाज एनालिस्ट होंगे उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं, इस सिचुएशन को वो कैसे एनालाइज कर रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या हम इसी तरह ऑडियो वीडियो का खेल होते हुए देखेंगे या कोई प्रैक्टिकल इनपुट भी हम आता हुआ देखेंगे कि जो अवाम की बेहतरी की सूरत में कोई आउटपुट जिसका निकल सके। यहां पर वक्त हो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब, जिनसे हमने तफसीलन ये सारा किस्सा समझने की कोशिश की कि मरियम नवाज साहिबा के इस एतराफ के बाद कि हाँ वो मेरी ही ऑडियो थी जिसमें बताया जा रहा था कि ये 3-4 चैनल्स को एड्स नहीं दिए जाएंगे। अभी जाहिर है कि इस एतराफ की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये इनवेरिएबली इमरान खान साहब का वो जो एक क्लेम था, जो इस एतराफ से पहले तक महज एक क्लेम था कि मरियम साहिबा और नून लीग मीडिया को कंट्रोल और मैनेज करते थे। और जाहिर है कि सिंस मरियम साहिबा डिड नॉट होल्ड एनी सरकारी ओहदा, उनके पास कोई सरकारी पोजीशन नहीं थी कि वो एड्स की डिस्ट्रीब्यूशन किसी को ज्यादा कर देती या किसी की रोक देती। तो इस हवाले से अब हुकूमत पर एक बहुत बड़ा अब सवालिया निशान ये बनता है कि ये इस हवाले से अब क्या करने जा रहे हैं। सो वो सारी तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। वहीं पे मरियम नवाज ने भी बड़ी खुशी से क्लेम किया है कि ये हमारी 5वीं शहादत है जो कि नवाज शरीफ साहब के हक में आ गई है। सो वो सारी गुफ्तगू आपने सुनी। अब हम अपने स्टीम्ड पैनलिस्ट से इस सारी गुफ्तगू पर और अभी के ताज़ा तरीन इशूज़ पर राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, पाकिस्तान के मायनाज माहिर कानून और तज्जिया निगार हैं। वहीं पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया स्काइप जनाब जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त दिफाई और सियासी तज्जिया निगार हैं। जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप भी ये समझते हैं कि ये सारा जो ऑडियो वीडियो वाला खेल चल रहा है ये अदलिया पर हमला है, रियासती इदारों पर हमला है, या फिर आपको लगता है कि ये नवाज शरीफ साहब के हक में एक और बहुत बड़ा सबूत आ गया है कि उनको जानबूझकर ऐसे फंसाया गया, वो तो मासूम से आदमी थे, कोई करप्शन नहीं की, एम ही उनको नाअहल कर दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं चंद एक ये जो उनके शवाहिद जिनकी बात कर रहे हैं उसके बारे में अर्ज कर दूं। पहली बात तो ये कि वो शवाहिद नहीं है, क्योंकि शवाहिद चाहिए थे जो फवाद चौधरी ने भी अपनी बात में कहा, वो था कि आप मनी ट्रेल दें। अगर आप अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं तो मनी ट्रेल एक वाहिद चीज है जो कि 5 मिनट में केस को खत्म कर देती है। तो जालसाजी की इब्तदा वहां से हो गई, झूठ की तो बहुत पहले से इब्तदा थी, जालसाजी की वहां से शुरू हुई कि आपने जाली कागजात जमा कराने शुरू किए। अब आपके पास दिफा के लिए कुछ नहीं, तो आप इस केस को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं कि किसी ने किसी तरह कोई प्रेशर आए अदालतों पे। अब उसमें यूं देख लें, पहले आप ले लीजिए शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो हरकत की, वो इलेक्शन से 2 दिन पहले वो बार काउंसिल का इजलास करके तो उसमें तकरीर करते हैं। एक्चुअली वो प्री पोल डिगिंग करना चाह रहे थे, वरना पब्लिक में उनको कोई जरूरत नहीं थी। वो सिंपथीज गेन करना चाह रहे थे नून लीग की, जो कि ये नून लीग के सिंपथाइजर थे, उनकी हमायत में उनके लिए काम करते रहे। तो ये इन पे मुकदमा चलना चाहिए प्री पोल डिगिंग का, क्योंकि जब इनके ऊपर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इनको पेश किया गया, ये पेश हुए और इनसे पूछा कि
कि आपने ये जो बातें की कि आपको मजबूर किया जाता है कि फलां को बेंच में डालें या फलां नहीं, तो इसका आपने रिपोर्ट की चीफ जस्टिस को? ने कहा जी नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आपके पास सबूत क्या है कि ये होता रहा? तो सबूत भी कोई नहीं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस तरह ये इनकी छुट्टी हुई। अब ये इन पे मुकदमा होना चाहिए कि इन्होंने प्री पोल रिगिंग करने की कोशिश की और हो सकता है किसी हद तक कामयाब भी हुए हों, जो सिंपैथी वोट्स पीएमएलएन को जाके मिले हों। ठीक है। दूसरा किस्सा आया बाद में, वीडियो इन्होंने एक चलाई जो कि अरशद मलिक की थी। अरशद मलिक बेचारा इनके हाथों ब्लैकमेल होता होता मर गया। लेकिन एक चीज वाज़ेह है, कभी जज भी जाके मुल्जिम के घर में सफाइयां पेश करता है? आप सोचिए कि कभी उसको घसीट के पालतू आदमी की तरह उसको कभी जाती उम्रा ले जाते हैं, कभी मदीने ले जाते हैं। तो पहले तो वही की चीज है कि उस शख्स ने पैसे खाए हुए थे, वो उसको मजबूरन उससे हिसाब मांगते थे कि भाई तुमने दोनों में छोड़ना था, दोनों में क्यों नहीं छोड़ा? तो वो बात तो वहां चले गई। लेकिन अगर ये किसी के एफिडेविट की बात करते हैं, जो कि एफिडेविट इनका अभी ये एक एफिडेविट जो चलाया इन्होंने इसका जज साहब का, राणा साहब का, तो एफिडेविट तो अरशद मलिक ने भी एक दिया था, उसकी ये बात नहीं करते। अगर एफिडेविट दुरुस्त है तो अरशद मलिक ने तो सारा कच्चा चटा खोल दिया था इनका। तो मैं तो इनमें से किसी भी एविडेंस को नहीं मानता। जहां तक साकिब निसार साहब का किस्सा है, वो आपने देखा कि वो मुतनाज़ा वीडियो ऑडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोग, सदीक साहब ने और कई लोगों ने उसका जब तहकीक की है तो पता चला कि जी वो फैब्रिकेटेड है। तो ये तो अपने तौर पे कहते रहेंगे कि हम 10 सबूत ले आए, 6 ले आए, लेकिन अवाम अगर आंखें बंद करके कबूल करें तो वो और बात है। लेकिन ना ये सबूत है और ना ही इनका केस से कोई ताल्लुक है। बिल्कुल सही। अच्छा राजा मेरे पास साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये बात जो जनरल साहब कर रहे हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा और नून लीग के दीगर जो रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, आप लोग कहते हैं कि जी 6 बातें अगर साकिब निसार साहब की ऑडियो में थी टोटल, उनमें से अगर 4 बातें वही हैं जो वीडियो से कहा जा रहा है कि वो अखज़ की गई हैं, तो वो 2 बातें तो ऐसी हैं जो वीडियो में नहीं है, तो उसका क्यों नहीं फिर कुछ उस पर बात की जाती? ये उनका कहना है। आई एम जस्ट बीइंग डेविल्स एडवोकेट हियर। देखिए मलिया, एक चीज ज़हन में रखें कि ये जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, इसमें जब तफ्तीश होती है, जब सजाएं होती हैं, तो एक जजमेंट आई थी जिसमें सिसिलियन माफिया का लफ्ज यूज हुआ था, ठीक है, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। सही। और वाइट कॉलर क्राइम को अगर हम एक लीगल वे में देखें तो एक और टर्म भी है जो चंद ममालिक के अलावा कहीं पे अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई, वो कहलाती है रेड कॉलर क्राइम। अच्छा, व्हाट्स दैट? रेड कॉलर क्राइम वो होता है कि व्हाइट कॉलर क्राइम में जब लोगों को पकड़ा जाता है और वो अदालतों में शहादतें और अपना एविडेंस और जजेस को धमकी धोस देने में नाकाम हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो ब्लैकमेलिंग, लोगों को मारना, लोगों को एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, धमकियां देनी, तो इन चीजों को वो बहुत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और ये वो स्टेज होती है, हमने देखा कि अदालतों को भी उड़ाया गया, जजेस को भी मारा गया मुख्तलिफ ममालिक में। तो ये इन्हीं माफियास की तरफ से वो फिर कन्वर्ट करते हैं कि अब चूंकि हम सबूत भी नहीं दे पा रहे, हम जजेस को प्रेशराइज भी नहीं कर सक रहे, तो फिर वो ब्लैकमेलिंग और धोस धमकियां, और इवन बहुत सी जगह पे जजेस को उड़ाया भी गया है। तो ये हमें लग रहा है कि ये सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली उस तरफ जा रही है, क्योंकि असल चीज तो वही था कि अदालतों को आपने कन्विंस करना था, अदालतों को क्या एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देनी थी कि आपने बताना था कि ये जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ये इसकी सोर्स ऑफ इनकम और इसका मनी ट्रेल ये है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि यहां कहा जा रहा है कि जैसे आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि 5 वो कह रहे हैं जी ये एविडेंसेस आ चुके हैं। एविडेंस उस चीज को कहा जाता है कानूनी तौर पे कि जो कि अदालत में पेश की जाए। अगर ये समझते हैं कि ये शवाहिद हैं, एविडेंस है जो कि उनके हक में जा रहा है, जिसमें वो समझते हैं कि वो बरी हो सकते हैं, तो इनको फौरन से पेशतर ये चीजें अदालत में ले जाके, क्योंकि केस चल रहा है, एक दरखास्त के जरिए दाखिल कर दें। इन्होंने तो अपनी दरखास्त में वो मलिक कयूम का कहा कि जैसे उसको रिलीफ दिया गया ऐसे ही हमें भी
उस केस में मलिक कयूम वाली, हालांकि बहुत अफसोस और शर्मिंदगी की बात है कि वो इन्हीं के चचा और सैफ और रहमान ने यूज किए थे आसिफ जरदारी और बीबी साहिबा के खिलाफ, और ये कह रहे हैं कि जी उसी पैटर्न पे, लेकिन उसमें वो जो कैसेट थी मलिक कयूम की वो लाके अदालत में पेश की गई। तो अब भी इनके पास वक्त है कि अगर ये समझते हैं कि ये जेन्युइन तमाम चीजें हैं, ऑडियो वीडियो व्हाटएवर दे आर सेइंग, तो ये अदालत में लाएं। अदरवाइज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने एक बड़ा सीरियस नोट लिया है, और जो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हुई है जिसमें ये शमीम साहब को नोटिस दे दिया गया है काफी लंबा चौड़ा, और उसमें अवाम को पता होना चाहिए कि क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि उन्होंने कहा है कि ये केस पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई है और स्कैंडलाइज करने की आला अदलिया को कोशिश की गई है, क्यों ना आपको सजा दी जाए। तो अब ये वो वजह है मलिया कि ये अदालत में वो चीजें पेश नहीं करते कि इन्हें इल्म है कि अगर तो ये साबित हो गया कि ये जेन्युइन नहीं है, फैब्रिकेटेड हैं, तो फिर ना सिर्फ उन लोगों को जो कि ये बना रहे हैं, बल्कि जो अपनी सफाई में पेश करेंगे उन्हें भी सजा का सामना करना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता कि अदालतें इस किस्म की किसी प्रेशर में आएंगी। बिल्कुल सही। अच्छा जनरल साहब, मैं पिछले हफ्ते मेरे प्रोग्राम में एतजाज एहसन साहब मौजूद थे, तो उनसे मैं यही बात कर रही थी, तो उन्होंने बड़ा तफसीली हमें समझाया, मुझे और मेरी ऑडियंस को, कि ये महज 6 माह की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा होती है महज वो नहीं होगी अगर ये गलत साबित हो जाता है एफिडेविट वाला सारा मामला। ये फिर आगे केस पर असरअंदाज होने की भी जो बात कर रहे हैं ना राजा आमिर अब्बास साहब, ये एक नए सिरे से एक नई सजा इस हवाले से भी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरफ चीजें जा रही हैं, और क्या वाकई में एक फेयर इंक्वायरी होगी? क्योंकि नून लीग के जिन जराए से हमारी बातचीत हुई तो बहुत स्केप्टिकल हैं। वो कहते हैं कि ये बस हमें फंसाने का चक्कर है सारा, और हम जो भी सबूत लेकर आते हैं अपनी सफाई पेश करने के लिए, अपनी मासूमियत प्रूव करने के लिए, तो वो हमारे खिलाफ कर दी जाती है। तो वो तो सीधा सीधा इदारों को ही मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। देखें, जहां तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जो चल रहा है जिसमें कि मेरे ख्याल अंसार अब्बासी वगैरह उन्होंने लाइन अप किया हुआ है 4 लोगों को, जी 4, वो केस तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनके कंधों पे आ गया कि जी उन्होंने उसको पब्लिक इंफॉर्मेशन के तौर पे छाप दिया और ओपनली एक केस के ऊपर इन्फ्लुएंस उनको करने की कोशिश की, केस को इन्फ्लुएंस करने की। लेकिन इनका जो मामला, जो ये 5 सबूतों की बात करते हैं, ये जब तक अदालत में लेके नहीं जाएंगे इस मामले को कोई नहीं छेड़ेगा। ये बार बार इसको एक आप कह लीजिए कि पब्लिक परसेप्शन बिल्डअप कर रहे हैं और उससे फायदा लेना चाह रहे हैं कि अदालतें पब्लिक परसेप्शन के बोझ में आके या उसके प्रेशर में आके तो वो को फैसले कर दें। लेकिन ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, सच नहीं है। बिल्कुल। लिहाजा इसके ऊपर कोई भी मेरा नहीं ख्याल कि एक्शन होगा जब तक कि ये खुद नहीं जाएंगे। और ये खुद जाएंगे? अब यही बात ये है कि अब खुद नहीं जाएंगे। अब अदालतों का भी आप देख लीजिए कि जब इनका इनिशियल केस चला, जिसका ये रोजाना वावेला करते हैं कि हमें अकामा पे सजा मिली, अकामा क्या है, हालांकि अकामा एक बहुत सीरियस चीज है। लिविंग असाइड के एक प्राइम मिनिस्टर को अकामे की क्या जरूरत है? एक टेलीफोन, उसका स्टाफ में से कोई टेलीफोन करे तो वीजा उसके टेबल पे पड़ा होगा। बिल्कुल सही। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अकामा इंस्ट्रूमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग का। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था उस वक्त, जो रिलेटेड था उन अपार्टमेंट से जो कि इंग्लैंड में है। बिल्कुल सही। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपको चाहिए होता है इसका दुबई का एड्रेस, वो मिलता है अकामा से। सही। और जब एड्रेस मिल गया तो उसकी बुनियाद पे आप अपना अकाउंट खोलें, उस अकाउंट में पैसे जमा कराएं, फिर उस अकाउंट से ट्रांसफर कर दें आप उसको स्विट्जरलैंड में। तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा था। बहरहाल वहां पे इन्होंने जो डॉक्यूमेंट पेश की वो फोर्जरी थी। अब ये अदालत ने अगर इन पे मेहरबानी की कि उनको फोर्जरी पे सजा नहीं दी, तो मैं समझता हूं कि ये वहां पे किस्सा खत्म हो जाता अगर ये काम हो जाता वहां पे, क्योंकि फोर्जरी तो वहां हुई है। बाकी चीजों में तो अदालत में ये लेके नहीं जा रहे, वो तो अदालत में ले गए थे, ये कागजात पेश हो गए थे। जब साबित हो गया कि ये जाली हैं, तो अदालत को चाहिए था कि वहीं सजा दे देते साथ उसके, तो मामला खत्म हो जाता। तो लेकिन ये है कि यही तो बात है, फोर्जरी कंटिन्यू कर रही है इसी वजह से। लेकिन उनको पता है कि अदालत शायद पकड़ ले, सजा न दे दे, अदालत में ये लेके नहीं जाएंगे कभी भी। तो अवाम तो इससे भी कंफ्यूज्ड है।
जी प्लीज। इसमें जो वीडियो लेके आए थे ये इसकी अरशद मलिक की, जी उसमें कहा जाता है कि जनाब वो कह रहा है मेरे ऊपर प्रेशर, पर प्रेशर तो उन दो लोगों का है जो उसको कुतूरे की तरह लिए फिर रहे हैं। नजर वो आते हैं हर वक्त उसके पास, आगे पीछे उसके वो फिर रहे हैं जिनके कहने पे वो वीडियो बनवा रहा है। तो प्रेशर तो इनका था, तो वो उल्टी बात हमारे ऊपर। तो बात ये है कि ये चीजें अगर अदालत में चले गई तो आर्गुमेंट्स आएंगी, आप देखेंगे कि ये उल्टा गले पड़ जाएंगे, तो ये जाएंगे नहीं कभी भी अदालत। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे ब्रेक से पहले क्विकली जनरल साहब बात ये है कि काउंटर आर्ग्यूमेंट मैं एक लाती हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब कल बात कर रहे थे कि नासिर बट, ये जज मरहूम अरशद मलिक साहब जो हैं, इनकी वीडियो लेकर एम्बेसी गए थे लेकिन वहां पर कबूल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ये कोई प्रोसीजरल ग्लिचेस हैं जो हमारे आड़े आ रहे हैं, वरना हम तो एम्बेसी को देने के लिए तैयार थे वो वीडियो। नहीं, वो उसका तो फायदा ही कोई नहीं। द पॉइंट इज कि उसका अपना एक एफिडेविट मौजूद है जिसमें वो सारे की कहानी को वो निगेट कर चुका है, और एफिडेविट उसने ये एफआईए के पास भी गया और वो एफिडेविट जो है वो उसका अदालत में भी गया। उसने अदालत में जब केस चला तो उसके ऊपर उसने दिया था। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि वीडियो जो ऑलरेडी इन्होंने पब्लिक कर दी थी उसका फॉरेंसिक करवा के ये ले जाना चाह रहे थे एम्बेसी में। वीडियो तो आ गई हुई थी मार्केट, उसका फॉरेंसिक एनालिसिस, हाँ, फॉरेंसिक एनालिसिस की प्रॉब्लम नहीं है, वो वीडियो जेन्युइन होगी। लेकिन उससे जो आपको आप उस वीडियो को देख के जो मैं इंप्रेशन गैदर करता हूं वो ये है कि नासिर जंजुआ और नासिर भट्ट जो है उनका कोई इन्फ्लुएंस है उस आदमी के ऊपर और वो उसकी नब्जों पे सवार है। वो उसके घर बैठे हुए। अब घर पे जाके साकिब निसार साहब तो नहीं बैठे हुए थे कि आप उनको कहें जी वो उसको ये कह रहे थे। तो असल तो जो बनता है केस वो इनके ऊपर के आप जज के पास क्या लेने गए। बिल्कुल सही। वैसे भी दो लोग आपके ये पैनमा से पहले भी मतलब राजेश साहब, पैनमा से पहले भी अगर आपको याद हो ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स वाली बातचीत, ये तो बहुत पुराना सिलसिला चलता आ रहा है। तो अलग बात है कि पैनमा ने उस सारी चीज को एक ही अम्ब्रेला के नीचे ब्रैकेट कर दिया। अदरवाइज एवनफील्ड के हवाले से बहुत सवालात होते थे। मुझे याद है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस, सिंस यू आर अ लीगल एक्सपर्ट ऑल्सो, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि ये जो हुदैबिया पेपर मिल्स वाला केस था ये इसलिए नहीं खत्म हुआ था कि इसमें कोई बेगुनाही साबित हो गई थी, मेरिट्स पे तो बात ही नहीं हुई थी, ये तो टाइम बार्ड होने की वजह से केस खत्म हो गया था। इस पे ब्रेक के बाद मैं चाहूंगी कि आप तफसीली अपना जो है पोजीशन दीजिए। वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस दिलचस्प डिस्कशन को आगे लेकर बढ़ते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी हुदैबिया पेपर मिल्स केस की, जिसको टाइम बार्ड होने की वजह से मौजूद अदालत ने ख़त्म कर दिया था। और अब जाहिर है कि जब बात होती है इन ऑडियोज़ की, वीडियोज़ की, जब एक तरफ ये कहा जाता है कि नून लीग की तरफ से अदलिया पर डायरेक्ट हमला हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ नून लीग ये कहती है कि हमारे हुकूक का इस्तेहसाल किया जा रहा है और मियाँ साहब को नाहक ये सजा दे दी गई, वो तो बेचारे मासूम थे। तो राजा साहब से जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जो हुदैबिया पेपर मिल्स केस था, एक तो थोड़ा सा इस पे हमें जरा समझने में मदद दीजिए कि उसकी क्या तफसीलात थी और वो मेरिट्स पे अगर डिस्कस हो जाता तो उसकी क्या रिपरकशंस हो सकती थी। और फिर हम थोड़ा सा इस तरफ भी आएंगे कि अभी ये जो इंक्वायरी हो रही है, कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब ने अब से कुछ देर पहले हमारे प्रोग्राम में कहा कि वो जुमेरात तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो रिपोर्ट सामने आ जाएगी, जो इंक्वायरी की जा रही है मरियम नवाज साहिबा के उस एतराफ़ के बाद कि वो मीडिया के एड्स वगैरह को मैनेज करती थी। तो उस पर भी बात करते हैं कि हुकूमत खुद क्या कर रही है और उनको कहाँ कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। जी देखिए, एक तो हुदैबिया और ये जो एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स है, ये सिलसिला तब से शुरू है। आपको पता नहीं याद है कि उस वक़्त जो हमारे पिछली हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रहमान मलिक साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, ये FIA में थे उस वक़्त। FIA में इन्होंने इंक्वायरी की थी और ये हुदैबिया और ये फ्लैट्स और ये सारी चीज़ें आई। फिर जब ये हुदैबिया का केस शुरू हुआ, नैब ने मियाँ साहब को अरेस्ट किया और मियाँ साहब ने उस वक़्त अरेस्ट थे 2001 की बात है। तो ये जो कहा जा रहा है ना टाइम बार्ड हो गया, ये टाइम बार्ड कोई प्रोसिक्यूशन की वजह से या नैब की वजह से नहीं हुआ। अच्छा, ये हुआ कि उस वक़्त के जो प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने मियाँ साहब को एक डील दी थी और वो
रातों रात ये हुदैबिया के केस में से वो उनको छोड़ दिया गया और नैब को पता भी नहीं था, उनके इल्म में ही नहीं था और उनका मुल्जिम उठा के सऊदी अरब रवाना कर दिया गया। अब जब नैब के केसेस में मुल्जिम बाहर हो तो वो केस प्रोसीड नहीं हो सकता। यही वजह थी कि 2006-07 तक जब NROI ये वापस आते हैं तो तब वो आके उस केस ने दोबारा खुलना था। अब उस केस में जो प्रॉब्लम था कि उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, 2007 की बात हो रही है, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और नून लीग का आपस में एक तरह का ये अनरिटन सेटलमेंट थी कि आपने हमारे केसेस नहीं खोलने और हम आपके नहीं केसेस खोलेंगे। और नैब का फर्ज था कि जब NRO को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया तो नैब को चाहिए था कि इस केस को खोलती। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वजह से वो केसेस खुले नहीं। फिर क्या हुआ कि जी सोने पे सुहागा हो गया कि नून लीग की अपनी हुकूमत आ गई और नून लीग की अपनी हुकूमत में तो कुजा मियां साहब के केसेस खुलने थे और टुवर्ड्स द एंड ऑफ नून लीग गवर्नमेंट उन्होंने एक ऐसा बेंच बनवा दिया, एक लाहौर हाई कोर्ट से ऐसा फैसला लिया और एक उनके जो वो थे एडवोकेट जनरल कंसीडिंग स्टेटमेंट्स आ गई और इस अंदाज में इस केस को खत्म किया गया। और इसी केस में आपको याद होगा कि जब अपील के लिए चेयरमैन नैब को कहा गया तो उसने कहा जी मैं अपील नहीं करता। तो ये वो चीजें हैं कि अगर ये केस खुलता, कमर जमान चौधरी, अब अगर ये केस खुलता तो इसमें बहुत सी चीजें, आपको इसहाक डार का वो 164 की स्टेटमेंट याद होगी कि जिसमें उसने अकाउंट का एक एक का हवाला दे के बताया था कि कैसे काजी फैमिली को यहां से उनके डॉक्यूमेंट्स यूज करके मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। और यही वो चीजें थी कि जिसको कंसिडर होना था। लेकिन अब FIA या मौजूदा हुकूमत दावे तो कर रही है कि जी हम हुदैबिया की दोबारा से इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि जो क्राइम होता है वो कभी भी टाइम बार्ड मेरे नॉलेज के मुताबिक नहीं होता। जुर्म अपनी जगह पे मौजूद रहता है। अगर कोई जुर्म 20 साल के बाद या 30 साल के बाद भी एविडेंस आ जाए कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस था तो उसकी तफ्तीश हो सकती है, उसका ट्रायल हो सकता है। और ये वो चीजें थी। अब दूसरा आपका सवाल था कि ये जो मीडिया सेल और मरियम बीबी की ये जो इंस्ट्रक्शंस थी, अब इसको हुकूमत को देखना चाहिए कि ठीक है उनकी एडमिशन अपनी जगह पे है, क्या हुकूमत के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं कि अगर पब्लिक एक्सचेकर के अरबों रुपए अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से मीडिया को तकसीम हो रहे थे या इस्तेमाल हो रहे थे और वो किसकी डायरेक्शन पे हो रहे थे, ये तमाम चीजें पहले भी एक बात आई थी। तो ये क्यों खामोश बैठे रहते हैं, क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करते? अब कह रहे हैं जी कि हमने रिपोर्ट मंगाई है। चलें, आपने तो रिपोर्ट मंगाई हुई, क्या नैब वो जो कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट एक ऑफिस हूं, तो नैब ने क्या इसको देखा कि वो जो सरकारी पैसा था, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा था, उसे एक नॉन पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर इस्तेमाल कर रहा था तो किस अंदाज में इस्तेमाल कर रहा था? ये तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि जी वो खुद, अभी आपने शुरू में फवाद चौधरी साहब का दिखाया कि वो खुद थोड़ी सी बेबसी का इजहार कर रहे थे कि जब गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाती है, अब अदालतों के सामने या प्रोसिक्यूशन में अगर आप प्रेशराइज होंगे, चाहे प्रेशर में आके मियां साहब को बैरून मुल्क जाने दें या आपको बड़ी हमदर्दी हो गई आंसुओं की वजह से जाने दिया या आप केसेस को नहीं खोलेंगे, तो लोगों का एतमाद जो सा है वो इस जुडिशियल सिस्टम से और वो जो एहतसाब का आपका नारा है उससे उठ जाएगा। और वो जो कहा जाता था कि जी हम ये लूटी हुई रकूम वापस लाएंगे, ये चोरों लुटेरों को नहीं छोड़ा जाएगा, ये नारा अगर फेलियर की तरफ चला गया तो फिर इसका नुकसान एक जो होगा सबसे बड़ा, वो अगले इलेक्शंस में PTI को भुगतना पड़ेगा। और PTI तो चलें जो सियासी तौर पे भुगतेगी सो भुगतेगी, लेकिन पाकिस्तान की अवाम जो तमाम तर सियासी एफिलिएशन से बालातर होकर ये उम्मीद करते हैं और ये ख्वाहिश करते हैं जनरल साहब कि कोई भी सियासी जमात हो, उसका कोई भी शख्स हो जिसने करप्शन की है, पाकिस्तान के कौमी खजाने का पैसा लूटा है, वो चाहे PTI का है, चाहे नून लीग का है, चाहे पीपल्स पार्टी का, किसी भी जमात का है, उसका फेयर एंड स्क्वायर तरीके से एहतसाब होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जनरल साहब, हुकूमत क्या वाकई इस हवाले से बेबस है और ये सिर्फ नारे हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए कि हम बिल्कुल एहतसाब करेंगे, लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, या आपको कोई लगा है कि 3 साल में कोई किसी तरफ पेशरफ्त हुई है कि जहां पे पाकिस्तानी अवाम का जहां जहां भी इस्तेहसाल किया गया है वो उसको रिकवर किया जाए?
देखिए, मेरा ख्याल है कि ये कम से कम इस टेन्योर का जो वक्त रह गया पीछे इनका, उसमें तो ये मुमकिन लगता नहीं। अच्छा। और उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये वजह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अदारे थे, जो उन्हीं के जिनमें लोग बैठे हुए थे, उन अदारों की कोई इस्लाह नहीं हुई, उनमें कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे कि कोई इंडिपेंडेंट लोग वहां पे आके काम करे। लिहाजा जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने वाले अदारे हैं, वो कमजोर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लूप होल छोड़ते हैं और दूसरी साइड को बता दिया जाता है कि इसमें ये कमजोरियां हैं, आप एक्सप्लॉइट कर लें, तो वो छूट जाते हैं। फिर ये है कि कोर्ट्स वो जिस तरह इन्होंने उसको हैंडल किया पिछले 10-12 साल में, आप उससे अंदाजा करें कि जरदारी साहब का करप्शन का केस, जिसमें कि बड़ा वाज़ेह था कि स्विट्जरलैंड में इनके $60 मिलियन पड़े हुए थे, उनको उन पैसों को रिकवर करना मुश्किल बन गया क्योंकि फोटोकॉपीज लगा के नैब ने सामने पेश कर दी। ओरिजिनल नहीं, बिल्कुल। अब फोटोकॉपी ओरिजिनल नहीं दी, फोटोकॉपी रखी उन्होंने। तो जज साहब ने भी कोई उनको नहीं कहा कि जनाब ये हर हालत में लेके आए, उन्होंने भी फौरन मौका समझा केस को खत्म कर दिया। ये इनोसेंट मिस्टेक भी तो हो सकती है जनरल साहब, वैसे। ना इनोसेंट नहीं है, ये सारा रेंज है। अच्छा, फिर ये देखिए कि महीने बाद दूसरा रेफरेंस आता है, उसमें फिर फोटोकॉपी टिका देते हैं। भाई आपने पहले अगर फोटोकॉपी गलती से दी थी तो इस दफा तो ओरिजिनल जानी चाहिए थी, लेकिन वो फिर फोटोकॉपी। नतीजा ये कि जरदारी साहब वो पैसे भी वहां से निकलवा के ले गए और हमारे सामने वो फारिग भी हो गए कि जनाब बिल्कुल कुछ किया ही नहीं कभी, ये तो बिल्कुल पारसा आदमी है। बिल्कुल सही। तो ये जो मसला है यहाँ पे, ये बड़ा। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज में हमायत है करप्ट लोगों के लिए बेतहाशा। खुद इमरान खान की अपनी पार्टी में देखिए कि जहांगीर तरीन की कोई सपोर्ट नहीं थी। जब वो इंग्लैंड गए, कोई एक बंदा उनको सी ऑफ करने वाला नहीं था। जब वापस आए तो एक बंदा रिसीव करने वाला नहीं था। उसके बाद जिस दिन करप्शन का मुकदमा लगा, 40 आदमी तो इनकी अपनी पार्टी में से निकला है, उनके ऊपर फूल की पत्तियां फेंकने वाले। वो अदालत जा रहे थे, वो फूल की पत्तियां फेंक रहे थे। तो बात यह है कि उन लोगों में भी शर्मो हया की किल्लत है जो इस तरह सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लीजिए कि सारा माशरा जो है वो करप्ट आदमी की साइड पे खड़ा है। एक आदमी जो करप्शन को खत्म करने का नारा लगाए, उसके साथ कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप देखिए कि जो करप्ट माफिया है वो इतनी मजबूत है कि रियासत कमजोर है उसके आगे। आपने एक बनाया अदारा, आपने एसेट रिकवरी यूनिट आपने बनाया, उसके बारे में इतनी मशकूक बातें हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, उनकी अपनी वीडियोस भी चली हैं। अब अगर आप अपनी टीम के आदमी ही आपके सामने, आपके आंखों के सामने बैठ के तो वो रिकवरी का काम ना करे तो आप फिर करेंगे क्या? तो मुझे यूं लगता है कि इस मैदान में इमरान खान अकेला भाग दौड़ करता नजर आता है, जबकि जैसे राजा साहब कह रहे थे कि फलां रिपोर्ट भी, वो चीजें भी सामने आनी चाहिए थी अभी, लेकिन वो लाएगा कौन? इमरान खान ऑर्डर दे देता है, उसके बाद वो लेके लोग बैठ जाते हैं क्योंकि करप्ट आदमी के पकड़े जाने के चांसेस हैं। बिल्कुल सही। फिर आप देखिए कि हुक्मरान, क्योंकि हुक्मरान खुद मुलव्वस हैं इस काम में, चोरी चकारी में। सिंध का आप किस्सा ले लीजिए। सिंध में उजैर बलोच ने 100 से ज्यादा कत्ल का इतराफ किया हुआ रिकॉर्डेड है, वीडियोस मौजूद हैं। ट्रू। वो हर रोज एक मुकदमे में बरी होता है। बिल्कुल। उसकी वजह के वहां पे इक्तदार में बैठे हुए लोग शामिल हैं। आप सिंध में कोई करप्शन का केस नहीं पकड़ सकते। उसकी वजह यह है कि जब खुद हुक्मरान इस काम में मुलव्वस है तो वो सबूत आपके हाथ लगने देंगे, वो तो गवाह को भी नजदीक नहीं आने देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का ये सिलसिला बन चुका है कि इमरान खान जो है वो आज हमें बिल्कुल तनहा नजर आ रहा है। बिल्कुल सही। राजा साहब, ये तो बातें बिल्कुल मैं खुद भी मुत्तफिक हूँ जनरल साहब की सारी गुफ्तगू से, लेकिन वहीं पर एक बहुत अहम नुक्ता जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं वो ये है कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो, बल्कि ज्यादातर चीजें इमरान खान साहब के कंट्रोल से बाहर हैं। वो हर शख्स को पकड़ कर नहीं ये शर्म हया दिला सकते कि भाई आपको इस मुल्क के साथ सिंसियर होकर चलना है, लेकिन वहीं पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे इमरान खान बिल्कुल काम कर सकते हैं और वहां पे बिल्कुल हमें कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मसलन बुज़दार साहब के हवाले से जब बात आती है कि जी पंजाब में भी खाना पीना चल रहा है, बहुत इनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स बात करते हैं, नून लीग के कई लोग हमें ऑफ द रिकॉर्ड पंजाब में बताते हैं कि हम लोग ठीक है खाते थे, लेकिन बुज़दार साहब और इनकी जो करीबी लोग हैं वो भी खा पी रहे हैं।
तो वो बात इमरान खान साहब के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, दो तीन बातें हैं। अब एक बात ज़हन में रखिए कि इमरान खान वो वाहिद ये पहला लीडर है जिसने पहली दफ़ा माफियाज को एक्सपोज किया है और हाथ डालने की हिम्मत की है और उनको उसने लाइमलाइट में लाया है। लोगों को पता चला है ये इमरान खान की वजह से कि ये जो दो पार्टियां रूल करती रही, इनके ये जो टॉप की लीडरशिप है, ये जो भले से लोगों को ये एहसास हो रहा है कि हमारा अदालती निज़ाम शायद सजाएं नहीं दे पा रहा या शायद उस तरीके से प्रोसिक्यूशन या अदारे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे, लेकिन एक एहसास दिला दिया कि जनाब ये जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज हैं ये आपके हमारे पैसों से ही बनी हुई हैं और इनका कोई मनी ट्रेल या कोई बैंक अकाउंट इनके पास नहीं है। ये चीज अवाम को समझ आ गई और यही वो फैक्टर है कि आप देखते हैं कि अब पीडीएम की सूरत में जब ये बाहर निकलते हैं महंगाई या किसी ऐसा एक नारा लेके, तो लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करते कि जनाब आपके पीछे हम काहे को निकले, आप पहले अपने आप को तो क्लियर करें। आपके ऊपर ही तो ये इल्जाम है कि आप लोगों की वजह से ये महंगाई हुई और ये इस तरीके से लूटा गया इस मुल्क का पैसा कि आज इस मुल्क को अरबों खरबों के मकरूज कर गए हैं। तो ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान को जो ये बात है कि जी कुछ चीजें अगर वाज़ेह नजर आती हैं, कुछ पर्सनैलिटीज को चेंज करना है और राइट पर्सन एट द राइट प्लेस और फॉर द राइट जॉब अगर वो नहीं लगाएंगे तो फिर लोग अदारे को नहीं पूछेंगे, कल को इमरान खान साहब को ही पूछेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मौजूद मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।